वेलकम टू डीएस पाठशाला। डियर लर्नर्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, लिरिक पोएम। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की 4 वीडियोस, सोनेट, ओड, एलिजी और सटायर की हमारे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उन्हें जरूर देखें। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक एस्पेक्ट से डिटेल में हमारी जो सीरीज है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आप एमपी टेट ग्रेड 1 प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेड 2 प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो अब हम इधर उधर की बात किए बिना शुरू करते हैं। लिरिक पोइट्री के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। समझते हैं कि ये लिरिक पोइट्री आखिर होती क्या है। तो a lyric is a short musical and emotional poem often written in the first person that expresses personal feeling, moods और thoughts of the speaker। मतलब इसको अगर हम सरल शब्दों में समझे तो जो लिरिक होती है बेसिकली एक शॉर्ट पोएम होती है ना। म्यूजिकल और इमोशनल पोएम होती है, मतलब म्यूजिकल भी होती है और इमोशनल भी होती है, जो ज्यादातर फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। अब फर्स्ट पर्सन मतलब इसमें जो पोएट होते हैं वो आई, मी और माई का, मतलब आई, मी एंड माई का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है पोएट की जो पर्सनल फीलिंग्स है, मूड्स है और उसके जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना। तो आई थिंक आप लिरिक पोइट्री की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये जो लिरिक पोइट्री है एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें फीलिंग्स को दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है और फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब हम इसकी इटीमोलॉजी देखते हैं। ये जो हमारा लिरिक है ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इसकी इटीमोलॉजी की। तो ये ग्रीक वर्ड है लिरिकोस। ग्रीक वर्ड लिरिकोस से आया है जिसकी मीनिंग होती है सिंगिंग टू द लायर। मतलब इसे क्या किया जाता है कि जो एंशियंट ग्रीस में जो पोएट थे ना, वो अपनी पोएम को एक लायर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से गाते थे। मतलब लायर नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो वो उसके साथ बजाकर गाते थे। ठीक है, इसलिए इसे लिरिक कहा गया। मतलब इसका जो नाम है लिरिक वो इसीलिए पड़ा। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे, है ना। तो अब हम आगे मूव करते हैं। हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इसका नेचर कैसा है। तो अब अगर हम लिरिक पोएट्री के नेचर के बारे में बात करें तो इसका नेचर सब्जेक्टिव, म्यूजिकल, पैशनेट एंड पर्सनल होता है। मतलब अगर हम देखें इसके नेचर को, अगर बेसिक हम इसका समझने का प्रयास करें तो लिरिक जो होती है ना हमेशा वो सब्जेक्टिव होती है। मतलब वो हमेशा कैसी होगी, सब्जेक्टिव होगी, यानी जो पर्सनल इमोशंस है ना उसको दिखाती है। अब ये जो है ना ये म्यूजिकल होती है। मतलब म्यूजिकल होती है, इसका मतलब ये है कि इसमें रिदम और मेलोडी होती है। साथ ही पैशनेट और पर्सनल भी होती है। मतलब ये पैशनेट और पर्सनल भी होती है। मतलब पोएट के दिल से जो निकली हुई फीलिंग्स है ना वो होती है लिरिक पोएट्री बेसिकली। अब इसके अगर हम वॉइस की बात करें तो इसकी जो वॉइस होती है यूजुअली इन द फर्स्ट पर्सन। मतलब ये सामान्यतः फर्स्ट पर्सन में, मतलब इसमें पोएट आई, मी और माई का यूज करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो लिरिक पोएट्री होती है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके टोन को लेकर। तो इसकी जो टोन होती है वो इंटीमेट, इमोशनल, रिफ्लेक्टिव एंड समटाइम्स एक्सटेटिक। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिएगा। तो ये मोस्टली फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है और इसका जो टोन है हमेशा वो इंटीमेट होता है, इमोशनल होता है, रिफ्लेक्टिव और कभी कभी थोड़ी एक्सटैटिक भी होता है। अब हम आगे इसके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लिरिक पोइट्री को समझ पाए होंगे। अब हम इसके जो अगले स्टेप में हम बढ़ने वाले हैं। अब इसके हम फेमस एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लिरिक पोएट्री का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है लिरिक पोएट्री का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले चार्ट में पीरियड है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट है। तो हम इसकी बेसिक डेवलपमेंट को इसके हम देखने वाले हैं। तो एंशियंट ग्रीस के टाइम क्या हुआ था कि एंशियंट ग्रीस में जो लिरिक है वाज ओरिजिनली संग विथ अ लायर।
मतलब इसे ओरिजिनली लायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ गाया गया था। पोएट लाइक्स सैफो एंड पिंडार रोट अर्ली लिरिक्स। मतलब शुरुआत में जो साफो है, इसको आप सैफो भी पढ़ सकते हैं, और पिंडार है, उन्होंने अर्ली लिरिक्स को राइट किया था, मतलब उन्होंने लिखा था। तो ये जो हमारा एंशियंट ग्रीस है, इसमें लिरिक पोएट्री की शुरुआत हुई थी। जो एंशियंट ग्रीस में उस टाइम पे लिरिक पोयम को लायर नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, इसलिए इन्हें लिरिक कहा गया। अब इस पीरियड के दो सबसे बड़े पोएट थे जो साफो और पिंडार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये साफो एंड पिंडार। अब हम बात करते हैं रोमन इरा की। तो रोमन इरा में क्या हुआ कि जो होरास है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, होरास और कैटलस डेवलप लिरिक पोएट्री विद इमोशनल डेप्थ एंड एलिगेंस। मतलब रोमन इरा में क्या हुआ, रोमन्स ने जो लिरिक पोएट्री है ना को और थोड़ा आगे डेवलप किया, और खासकर ये जो होरास है और जो कैटलस है, इन्हें लिरिक्स को एक नई डेप्थ तक लेके इन लोगों ने, मतलब लेकर गए इन लोग, लिरिक को एकदम डेप्थ लेवल पर लेकर गए। तो इनकी जो पोएम्स थी ना, वो ज़्यादातर वो होती थी, रिफाइंड होती थी, थोड़ी एलिजेंट होती थी, और थोड़ी इमोशनली डीप हुआ करती थी। तो आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसके मिडाइवल यूरोप में इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो हम इसकी बात करते हैं। तो ट्रेबेडोर सॉन्ग्स एंड रिलीजियस हेम्स एक्टेड एज लिरिक्स। तो ये जो मिडाइवल यूरोप था, उस समय में क्या हुआ था, मिडाइवल पीरियड में जो लिरिक का जो रूप था ना, जो थोड़ा उसका फॉर्म था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ। इस इरा में क्या हुआ, जो ट्राउब डेर्स यानी कि जो कोर्ट सिंगर्स ने होते थे, मतलब जो कोर्ट के सिंगर्स होते थे ने, वो क्या किया, रोमांटिक सॉन्ग्स उन्होंने लिखना चालू कर दिया। और साथ ही उन्होंने क्या किया कि हम बात कर रहे हैं इसकी, है ना, मिडाइवल यूरोप की, साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो रिलीजियस हेम्न होते हैं ना, भी पॉपुलर हुए उस टाइम में, मतलब थोड़े फेमस हुए। तो मतलब जो लिरिक एक तरफ थोड़ी सी पर्सनल लॉ को एक्सप्रेस करती थी, और दूसरी तरफ डिवोशन और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके तरफ भी वो जाती थी। मतलब सिंपल अगर हम इसको बोलें तो उस समय जो पर्सनल लॉ के ऊपर चीज़ें एक्सप्रेस की जाती थी, और दूसरी तरफ जो डिवोशन है और स्पिरिचुअलिटी है, उस पे भी इसकी शुरुआत की गई। तो देखिए, ये जो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हर एक टॉपिक का हमारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का देख रहे हैं, ये इसको समझने का हमारा बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हमें एक आइडिया हो कि इसके बैकग्राउंड में चीज़ें हुई कैसे, कैसे डेवलप हुई। अगर हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को समझने से पहले अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होता है, तो वो हमारे लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है समझने के लिए। तो अब हम देखते हैं रेनेसा के टाइम। तो रेनेसा का जो टाइम था, वो नॉर्मली 14 से 16 सेंचुरी तक माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पर्सनल इमोशंस वर हाईलाइटेड, इसमें पर्सनल इमोशंस को हाईलाइट किया गया। पेट्रार्क शेक्सपियर रिफाइंड द लिरिक फॉर्म। मतलब हुआ क्या कि जो रेनेसा के टाइम पे जो इंडिविजुअल इमोशंस होते थे, मतलब जो व्यक्तियों के अपने खुद के इमोशंस होते थे, और जो पर्सनल फीलिंग्स होती थी, तो वो उस पर्सनल फीलिंग को और ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट करके बताया गया, मतलब लिरिक के माध्यम से। मतलब अपनी जो फीलिंग्स है, पर्सनल फीलिंग्स और इंडिविजुअल जो इमोशन है, उसको थोड़ा हाईलाइट किया गया। इस पीरियड में जो पेट्रार्क और शेक्सपियर हैं, मतलब ये पेट्रार्क और शेक्सपियर, इन्होंने क्या किया, जैसे ये इतने बड़े बड़े जो पोएट हुए, इन्होंने लिरिक को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया। ठीक है, रिफाइन द लिरिक फॉर्म। तो इन्होंने रिफाइन किया। शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं, बेसिकली लिरिकल पोएम्स ही हैं। उनकी जो ज़्यादातर 154 जो उनकी सोनेट हैं, आप लोग जानते भी होंगे, 150 सोनेट्स है। तो उन्होंने क्या किया है, वो ज़्यादातर लिरिकल फॉर्म में ही लिखी गई है। जो ज़्यादातर उनके जो सब्जेक्ट है, वो लव, ब्यूटी और टाइम के थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं, उनकी जो पोएम्स है, उनकी जो सोनेट हैं। ठीक है, तो सोनेट भी लिरिकल पोइट्री का एक टाइप है। अब हम बात करते हैं रोमांटिक ईरा में। तो रोमांटिक ईरा में देखते हैं जो 19th सेंचुरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मतलब अब रोमांटिक ईरा मतलब बदलते दौर के साथ आने वाले समय में, मतलब जैसे समय बदला तो लिरिक जो पोइट्री है वो किस तरह से इसमें चेंजेस हुए। तो गोल्डन एज ऑफ लिरिक पोइट्री, ये याद रखना है, इसको लिरिक पोइट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर चीजें डेप्थ तक जाती है, पूछी जाती है, तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये जो पीरियड है ना, ये गोल्डन एज तो है ही लिरिक पोएट्री का। अब इसमें जैसे बड़े महान महान पोएट्स हुए हैं, जैसे जॉन कीट्स हो गए, पीबी शैले हो गए,
विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, है ना, लॉर्ड बैरन हो गए आपके, और आपके एस.टी. कॉलरिज हो गए। इन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज ऑन नेचर, इमेजिनेशन एंड इमोशन। मतलब इनने बेसिकली क्या किया, ये जो बड़े बड़े पोएट थे जिनके नाम है जॉन कीट्स, पी.बी. शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बैरन और एस.टी. कॉलरिज, जिनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है, इन्होंने क्या किया, लिरिक को एक अलग ही ऊंचाई पर इन्होंने पहुंचा दिया। रोमांटिक जो लिरिक्स था वो नॉर्मली नेचर, इमेजिनेशन और जो इंटेंस इमोशंस थे और जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस थे, मतलब उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे, वो उस पर ज़्यादा बेस्ड होती थी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कभी पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ की आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अभी एमपी टेट ग्रेड 1 के पात्रता परीक्षा के सिलेबस में भी है। और शेले की अगर आपने ओड टू स्काईलार्क पढ़ा होगा जो हमारे एमपी टेट ग्रेड 1 के सिलेबस में है, तो ये इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे गया, मतलब लिरिक को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा लिरिक का यूज हुआ, इसलिए तो इसे हम गोल्डन एज ऑफ लिरिक पोएट्री भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि प्री वर्स लिरिक्स, कन्फेशनल टोन, पोएट लाइक टी.एस. इलियट, सेविलिया प्लैथ, है ना, और लैंगस्टन ह्यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न पीरियड में जो मॉडर्न एज है, इसमें लिरिक का जो थोड़ा रूप था ना, वो थोड़ा सा चेंजेस हुआ उसमें। मतलब सीधी सी बात है कि बदलते समय के साथ कुछ तो बदलाव होगा उसके फॉर्म में, उसकी टोन में, उसके थोड़े सब्जेक्ट चेंज करके, मतलब जो फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है उसमें थोड़ा चेंजेस तो होगा। अब हुआ क्या इसमें कि जो फ्री वर्स था ना, उसमें फ्री वर्स का फॉर्म ज्यादा यूज होने लगा, मतलब इसको फ्री वर्स में यूज करने लगा, मतलब किया जाने लगा। मतलब सीधी सी बात है कि इसमें ज्यादा कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाने लगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि कोई स्ट्रिक्ट राइम का यूज नहीं किया जाने लगा, कोई मतलब मीटर के बिना भी लिरिक लिखी जाने लगी। मतलब ये समझिए कि रेस्ट्रिक्शंस जो होती है पोएट्स के लिए, वो उस रेस्ट्रिक्शन से वो बाहर निकल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग गए। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो पोएट थे, बड़े बड़े पोएट हुए इसमें, जैसे टी.एस. इलियट हो गया, है ना, और सेल्विया प्लैथ और लैंगस्टन ह्यूज। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पोएट थे इन्होंने लिरिक को और पर्सनल और थोड़ा कन्फेशनल टोन में ला दिया। मतलब इनकी जो टोन थी ना वो थोड़ी सी कैसी थी, इनकी कन्फेशनल थी, टोन कन्फेशनल थी और थोड़ी पर्सनल थी। और यहाँ पे जो फोकस था ना वो पोएट की थोड़ी सी प्राइवेट जो फीलिंग्स थी, उनकी अंदर की जो प्राइवेट फीलिंग्स होती थी, जो स्ट्रगल्स थे और जो मॉडर्न लाइफ की जो रियलिटीज थी ना, जो मॉडर्न मतलब बदलते युग में मॉडर्न जमाने की जो फीलिंग्स होती है उसकी रियलिटी पे ये बेस्ड होने लगी। तो आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। तो देखिए डियर लर्नर्स की जो लिरिकल पोइट्री है ना, एक उसकी जर्नी रही है एंशियंट ग्रीस के म्यूजिकल सॉन्ग से लेकर मॉडर्न एज के आपके कन्फेशनल और फ्री वर्स तक, इसका एक जर्नी पूरी की पूरी रही है। इसका डेवलपमेंट एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे बदलते जमाने के साथ हुआ है, और किस तरह से बदलाव हुआ ये हमने एक एक करके देखा। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो जो लिरिक पोएट्री है उसके की फीचर्स की बात करते हैं, मतलब इसका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है उस पर हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम इसके लेंथ की। तो यूजुअली थोड़ी शॉर्ट होती है, दो कैन बी एक्सटेंडेड एज ओड्स और एलिजीज। मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लेंथ है ना लिरिक पोएम की, वो यूजुअली थोड़ी शॉर्ट होती है ना, छोटी और थोड़ी मतलब संक्षिप्त होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बड़ी भी हो सकती है ना, जैसे इसको ओड्स में और एलिजीज में थोड़ा सा बड़े फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। मतलब बेसिक रूप में तो लिरिक छोटी होती है, लेकिन इसके एक्सटेंडेड वर्जन भी पॉसिबल हैं। ये मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि ये हमेशा शॉर्ट ही होगी, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अब हम इस पे आगे बात करते हैं इसके फॉर्म पे। तो इसके फॉर्म की बात करें तो इसमें ना तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट ऑफन फॉलोज स्टेंजाइक पैटर्न एंड राइम। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन इसमें स्टेंजा के पैटर्न और राइम को फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए स्टेंजाइक पैटर्न जो होता है, जो पोयम में यूज किए जाते हैं, जैसे प्रोज में पैराग्राफ होते हैं वैसे ही पोयम में स्टेंजास होते हैं, तो स्टेंजा के पैटर्न होते हैं तो वो फॉलो किया जाता है। और राइम, अभी हम लोग स्टेंजा जो पैटर्न है, राइम स्कीम है, मीटर है, सिलेबल है, ये सारा अभी हम कवर करने वाले हैं। हम वन बाय वन जो भी
हमारे एमपीटेड ग्रेड 1 के जो गिवन सिलेबस के टॉपिक हैं, हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कवर करने वाले हैं। अभी हमारा फोकस उन कॉमन चीज़ों पर है जो सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम पहले उनको करके और हमारी जो बेसिक लिटरेचर है उसको थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके टोन को लेकर। तो इसकी टोन की बात करें तो इसकी जो टोन होती है ना, थोड़ी पर्सनल होती है, थोड़ी सब्जेक्टिव और थोड़ी इमोशनल होती है। कहने का मतलब है कि जो लिरिक का जो टोन होता है ना, वो हमेशा पर्सनल और सब्जेक्टिव होता है। इसमें पोएट अपने दिल की जो भावनाएं हैं ना, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस और जो इमोशंस है उसको वो व्यक्त करते हैं। इसलिए जो इसका टोन है काफी इमोशनल, रिफ्लेक्टिव और कभी कभी थोड़ा सा पैशनेट भी होता है। ठीक है, अब हम इसके वॉइस की बात करते हैं। तो वॉइस मतलब इसकी फर्स्ट पर्सन होती है, जो हम बात कर चुके हैं, मतलब इंडिविजुअल स्पीकर होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मोस्टली ये फर्स्ट पर्सन वॉइस में लिखी जाती है, यानी पोएट खुद बोलता है। जैसे वो यूज करता है आई मी माई का यूज करके, इसमें रीडर और जो पोएट के बीच एक डायरेक्ट जो कनेक्शन है ना, वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके मीटर की बात करते हैं। तो हम इसके मीटर की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिशनल जो मीटर होता है ना, ओपन यूज आइएम्बिक मीटर। तो इसमें ज्यादातर जो ट्रेडिशनल मीटर होता है आइएम्बिक मीटर, वो यूज किया जाता है। अब आइएम्बिक क्या होता है, जब हम मीटर पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये सिलेबल का पैटर्न होता है। सिलेबल दो तरह के होते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। तो वो एक पैटर्न चलता है, उसके हिसाब से वो मीटर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें अक्सर जो आइएम्बिक मीटर है ना, वो यूज किया जाता है, या फिर किसी म्यूजिकल रिदम में, मतलब म्यूजिकल उसमें वो लिखी जाती थी। तो इसमें इससे होता क्या है, पोयम में एक नेचुरल फ्लो आता है, मतलब एक नेचुरली उसमें फ्लो क्रिएट करते हैं पोएट, और इसमें थोड़ी मेलोडी आती है ना। अब हम इसके बात करते हैं राइम की। तो इसकी राइम की बात करें तो ऑपन लिरिकल राइम ए बी बी ए बी ईटीसी, मतलब इसमें बट नॉट नेसेसरी इन मॉडर्न फ्री वर्स। मतलब होता क्या है, राइम में लिरिक अक्सर लिरिकल राइम स्कीम यूज होती है। जैसे इसमें नॉर्मली ए बी बी है ना, ए बी ये यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न एज में क्या हुआ कि जो लिरिक पोएट्री है वो फ्री वर्स लिरिक भी एकदम कॉमन यूज होने लग गई, तो जिनमें राइम एकदम जरूरी नहीं होता। तो इसमें ऐसा कह नहीं सकते कि फिक्स ए बी राइम होगी। ठीक है, अब इसकी म्यूजिकलिटी की बात करें तो हाई यूज ऑफ साउंड डिवाइसेस, अलिट्रेशन, एजोनेंस और रिपीटिशन। तो देखिए इसमें म्यूजिकलिटी की हम अगर बात करें तो लिरिक की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, वो यही है कि उसकी जो म्यूजिकलिटी है। पोएट इसमें क्या करते हैं, जो साउंड डिवाइसेस है ना, उनको यूज करते हैं। जैसे कि आपके अलिट्रेशन, अब ये साउंड पे बेस्ड डिवाइस होती है। ठीक है, एजोनेंस ये भी साउंड पे बेस्ड होती है। रिपीटेशन ये भी साउंड पे होती है। तो जिसमें क्या करता है, पोएम जो है ना, वो सुनने में और भी थोड़ी स्वीट और मेलोडियस लगती है, थोड़ी प्यारी लगने लगती है, इसलिए ये यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिरिक पोएम। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो देखिए सबसे पहले ओड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। यदि आपने ओड का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उससे जरूर देखें। फॉर्मल लिरिक जो होता है ना, इसमें एक्सप्रेसिंग प्रेज और मेडिटेशन, मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है ओड में कि जो ओड एक थोड़ी फॉर्मल लिरिक होती है, जो प्रेज या डीप जो मेडिटेशन होते हैं ना उसको एक्सप्रेस करती है। ये मतलब थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सीरियस होती है। जैसे जॉन किट्स का ओड टू अ नाइट एंगल है ना, अगर आपने पढ़ रखे हैं एग्जाम्पल, और अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप ओड से रिलेटेड हमारा वीडियो है उसे एक बार जाकर जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स ऑफ लिरिक पोएम में एलिजी के बारे में। तो एलिजी का भी हम डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसे जाकर जरूर देखें। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसके टाइप्स को हम थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं। लिरिक ऑफ मॉर्निंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, मतलब एलिजी क्या होता है, एक शोक गीत है जो मतलब जो पोएट अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को प्रकट करते हैं इसके माध्यम से। देखिए ग्रे की एक एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इसका फेमस एग्जाम्पल है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि एलिजी एक ऐसी लिरिक है मतलब जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सकता है। जो मॉर्निंग करती है, मतलब जो और जो डेथ है उसके रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्रेस करती है। मतलब इसकी जो टोन होती है ना, वो सैड और थोड़ी रिफ्लेक्टिव होती है। अब ये जो थॉमस ग्रे हैं, इनका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपको इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप एक बार एलिजी का वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं सोनेट की।
तो ये एक 14 लाइन की लिरिक विथ स्ट्रक्चर, राइम एंड मीटर। इसमें मतलब राइम और मीटर फिक्स होता है, 14 लाइन की पोयम होती है। तो सोनेट का भी हम डिटेल में वीडियो डाल चुके हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18। तो ये अगर आपने ओड, एलिजी, सोनेट और सटायर चारों वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें जाकर जरूर देखें। अब हम बात करते हैं इसके टाइप में। एक है हमारे पास हिम्न। अब इसे हाइम्न भी पढ़ सकते हैं आप। हाइम्न क्या होती है? एक रिलीजियस लिरिक होती है ना। ये थोड़ी सी क्या होती है, मतलब रिलीजियस होती है और एक्सप्रेसिंग डिवोशन, जो क्या को वो करती है, मतलब इसमें सामान्यतः होता क्या है, डिवोशन और जो प्रेज होता है ना, प्रेज ऑफ गॉड, वो एक्सप्रेस करती है। ये भक्ति और जो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं से जुड़ी होती है। इसके अगर फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो इसाक वाट्स हैं, उनकी व्हेन आई सर्वे द वंडरस क्रॉस, ये इनका फेमस एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल पे मैं फोकस्ड ज्यादा इसीलिए रहता हूँ क्योंकि अब आपको तो पता है पैटर्न, एमपीएसबी और जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं वो अपना पैटर्न लगातार बदलते रहती है। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एस्पेक्ट बन गया है कि एग्जाम्पल्स को ज़्यादा वो किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसलिए हम एग्जाम्पल पे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं ताकि आप इन्हें एक दो बार देखेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इसके अब आगे इसको बढ़ाते हैं, अब हम इसके और दूसरे जो टाइप्स हैं उन पे भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं डार्ज। अब इसको डिर्ग भी पढ़ सकते हो आप, डिर्ज भी पढ़ सकते हो। तो एक शॉर्ट लिरिक ऑफ लेमेंट लेस फॉर्मल देन एलिजी। अब ट्रेडिशनल फ्यूनरल डर्जेस है, मतलब इसको आप डिर्जेस भी पढ़ सकते हो, डायर्जेस भी पढ़ सकते हो। तो ये क्या होती है? एक शॉर्ट लिरिक ऑफ लेमेंट होती है। लेमेंट मतलब इसमें शोक प्रकट किया जाता है, मतलब शोक को प्रकट करने के लिए लिखी जाने वाली एक मतलब छोटी सी पोयम होती है। ये एलिजी से कम फॉर्मल होती है, मतलब है ये एक प्रकार से एलिजी का ही प्रकार, लेकिन एलिजी से थोड़ी कम फॉर्मल होती है। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेडिशनल फ्यूनरल जो डिर्जेस होते हैं, या अब देखिए इसको डायर्जेस भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये एक प्रकार से क्या है आपका लिरिक पोइट्री का टाइप है। अब हम बात करते हैं पेस्टोरल एलिजी की। तो ये बहुत पूछा जाता है। पेस्टोरल लिरिक की हम बात करते हैं, एलिजी नहीं, पेस्टोरल मतलब पेस्टोरल लिरिक एक्सप्रेसेस रूरल एंड नेचुरल लाइफ ब्यूटी। इसमें क्या होता है, जो पेस्टोरल लिरिक होती है ना, ये रूरल और जो नेचुरल लाइफ होती है ना उसकी ब्यूटी को थोड़ा सेलिब्रेट करके दिखाने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो कंट्री साइड का जो जो सिंप्लिसिटी होती है ना, जो मतलब सादगी होती है और जो चार्म है वो उसको दिखाया जाता है। मतलब जो ग्रामीण इलाकों की जो खूबसूरती है, सिंप्लिसिटी है ना, उसको दिखाया जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो की का जो एग्जाम्पल है द पैशनेट सेफर टू हिज लव, ये बहुत फेमस पेस्टोरल लिरिक का एग्जाम्पल है। अब हम इसके अगले टाइप की बात करते हैं तो कन्फेशनल लिरिक। कन्फेशनल लिरिक क्या होता है हम इसे भी समझते हैं। देखिए बहुत ज्यादा आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से गूगल करके या विकिपीडिया में आप जाके इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा एमपी ग्रेड 1 का सिलेबस है उसमें ये अलग से मेंशन नहीं है, ये तो हम टाइप में उसके पढ़ रहे हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीजें इनसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये आपके लिरिक पोइट्री के टाइप हैं, तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस भी कंसीडर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कन्फेशनल लिरिक जो है ना, वो क्या हुआ कि ये मॉडर्न पीरियड में ना कि एक बहुत पावरफुल फॉर्म है। इसमें क्या करता है, पोएट अपनी पर्सनल और जो पेनफुल और जो थोड़ी प्राइवेट इमोशंस होते हैं ना को ओपनली थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। ये एक तरह से ना पोएट का जो ऑटोबायोग्राफिकल होता है ना, आत्मकथात्मक जिसको बोलते हैं, वो कन्फेशन होता है इसमें। ठीक है। तो इसीलिए इसे कन्फेशनल लिरिक कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्विया प्लेथ का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डैडीज डैडी, है ना। इनका जो एग्जाम्पल है एक डैडी है और रॉबर्ट लॉवेल है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट लॉवेल, है ना। इनका जो फेमस कन्फेशनल लिरिक का एग्जाम्पल है वो स्कंक या स्कंक आवर। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। तो सेल्विया प्लाथ की डैडी और आपके जो दूसरा है वो रॉबर्ट लॉवेल की स्कंक आवर। अब हम आगे मूव करते हैं। आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। मेजर इसके थीम की बात करें तो देखिए इससे जो थीम है वो
होती है लव एंड थोड़ा पैशन पे लिखी जाती है। मतलब लव और पैशन कहने का मतलब है कि इसमें होता क्या है, डिजायर, यूनियन, लॉन्गिंग और हार्ट ब्रेक, ये इसकी बेसिक थीम्स होती है। आपको ये इनसे थोड़ा थोड़ा यूज टू होना है कि इनकी थीम बेसिकली होती क्या है। ये नेचर पे होती है, जैसे ब्यूटी, सीजन, सॉलिट्यूड, डिवाइन प्रेजेंस इन नेचर, तो ये इन पे मोस्टली लिखी जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो लॉस एंड डेथ पर भी लिखी जाती है लिरिक, जो पोएट्री होती है ना, लॉस एंड डेथ पे। जैसे मॉर्निंग एलिजिया सैडनेस, नोस्टाल्जिया मतलब पुरानी जो यादें हैं, टाइम एंड ट्रांजियंस है ना, फ्लीटिंग मोमेंट और एजिंग मेमोरी, ये इन पे बेसिकली लिखी जाती है। फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये भी इसकी मतलब मेन थीम है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये भी मेन थीम है ना। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, तो मतलब द पोएट्स रोल एज क्रिएटर, मतलब जो पोएट का जो रोल होता है ना, वो थोड़ा सा क्रिएटर के रूप में होते हैं। थोड़ा इमेजिनेशन को दिखाते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी, मतलब थोड़ी सी मतलब उनकी जो सोच होती है ना, थोड़ी प्रोडक्टिव होती है, क्रिएटर होते हैं वो एक प्रकार से। तो ये इसकी बेसिकली थीम्स होती है। कभी कभी थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फादर डेवलपर्स ऑफ लिरिक पोएट्री। तो हम इसके फादर और जो डेवलपर हैं उसके बारे में एक एक करके चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हमने इसकी अभी तक की जितनी चीजें पढ़ी है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम फादर की बात करते हैं। तो फादर ऑफ वेस्टर्न लिरिक, अब देखो वेस्टर्न जो लिरिक के फादर हैं वो किन्हें बोला जाता है, तो ये सैफो हैं, है ना, ये ग्रीक है, आपको याद रखना है। अब इसमें होता क्या था, जो लिरिक पोएट्री है ना, वो की सबसे जो पुरानी और जो पावरफुल आवाज थी ना, वो सैफो ही थे। मतलब सबसे ओल्ड जो पोएट थे, जो लिरिक पोएट्री को मतलब वेस्टर्न जो लिरिक थी ना को सबसे ज्यादा अगर किसी ने शुरुआत की, तो मतलब जो पावरफुल आवाज मानी जाती थी, वो सेफो थे। जो कब की बात है, ये लगभग 6th सेंचुरी BCE की बात है। उस समय इन्होंने क्या किया, ग्रीक पोएट थे ये, इन्हें मतलब फादर कहा जाता है एक्चुअली। ये जो है ना सैफो, ये फीमेल हैं, तो इन्हें एक्चुअली तो मदर कहा जाना चाहिए, लेकिन जो वेस्टर्न लिरिक है ना, मतलब इनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न लिरिक कहा जाता है। एक्चुअली मदर ऑफ वेस्टर्न लिरिक कहा जाना चाहिए, लेकिन जब इन्हें पूरा लिटरेचर में कंसीडर किया जाता है तो फादर ऑफ वेस्टर्न लिरिक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ पाए होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले जो पर्सनल और जो पैशनेट इमोशंस थे ना, उनको अपनी पोएम्स में थोड़ा एक्सप्रेस करना चालू किया। इनकी जो पोएट्री थी वो लव, पैशन और डीप फीलिंग्स के लिए बहुत फेमस थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न लिरिक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक की। तो इसमें बात करें तो इसमें नाम आता है सर थॉमस व्याट का। ये याद रखना, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, सर थॉमस व्याट। ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा गूगल करके आप समझने का प्रयास करें। जो भी बिगिनर होते हैं, जो भी शुरुआत में लर्निंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो टर्म्स होते हैं, या जो पोएट होते हैं या ऑथर्स होते हैं, या कोई भी लिटरेचर का टर्म होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि समझ में ना आए, तो आप इन्हें इनसे यूज टू हो सकते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक की। तो मतलब फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक की, तो इसमें नाम आता है सर थॉमस व्याट का। इंट्रोड्यूस इटालियन सोनेट फॉर्म्स एंड पर्सनल लिरिक टू इंग्लैंड। अब देखिए, अगर आपने सोनेट पढ़ रखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इंग्लैंड में क्या हुआ, जो लिरिक पोएट्री है ना, उसको लाने का जो श्रेय है ये इन्हीं को जाता है, सर थॉमस व्याट को। इन्होंने क्या किया, जो इटालियन सनेट का जो फॉर्म था ना, उसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, और जो इनकी पर्सनल जो लिरिकल जो एक्सप्रेशन थे को इन्होंने पॉपुलर बनाया। इनके कारण ही जो इंग्लैंड में ना लिरिकल जो ट्रेडिशन था वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक कहा जाता है। अब रोमांटिक लिरिकिस्ट है ना, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन ना थोड़ा बहुत ज्यादा वीक है ना, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अब बात करें इसमें, तो वर्ड्सवर्थ, शेले और कीट्स को माना जाता है। मतलब ये रोमांटिक जो लिरिकिस्ट थे, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बसी शेले और जॉन कीट्स थे। क्या हुआ, रोमांटिक ईरा ने जो लिरिक को ना एक अलग ही दिशा में ले गए, इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, इसको गोल्डन एज ऑफ लिरिक पोएट्री कहा जाता है, जो रोमांटिक ईरा है इसको। तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ थे, शैले थे और जो किड्स थे, इन्होंने जो लिरिकल पोएट्री को ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डेप्थ में, थोड़ी इमेजिनेशन, नेचर की ब्यूटी से थोड़ा सा जोड़ दिया, है ना, पूरे नेचर की तरफ ये चले गए। तो वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर को लिरिकल बना दिया, और शैले ने क्या किया, इमेजिनेशन और जो उनकी जो
उनमें जो सॉन्ग लाइक क्वालिटी थी ना, उन्होंने वो दे दी पोयम को। और जो किड्स थे उन्होंने जो ब्यूटी और इटर्निटी है ना, उसको एकदम लिरिकल फॉर्म में सेलिब्रेट कर दिया। इसलिए इसको, इस जो रोमांटिक इरा है ना, इसको गोल्डन एज ऑफ लिरिक पोएट्री भी कहा जाता है। तो ये नाम भी हमारे सिलेबस में तो ये स्पेशली गिवन है। ये जो पोएट है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर थॉमस वैट को हम सोनेट में देख चुके हैं। ये हो सकता है आपके लिए पहली बार सुना गया नाम हो, सैफो। अब इसको साफो भी पढ़ सकते हो, साफो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न लिरिकिस्ट की बात करते हैं हम। तो मॉडर्न में क्या हुआ कि ये जो टी.एस. इलियट हैं, सेल्विया प्लाथ है और डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियड में जो लिरिक थी ना और थोड़ी एक्सपेरिमेंटल बन गई। मतलब आप खुद ही सोच के देखिए कि जो भी चीजें थी, जैसे पहले हम अपने आप में भी अगर एग्जाम्पल लेकर समझे तो पहले अगर हमारे कपड़े पहनने का या हमारे जीने का तरीका अलग था, तो धीरे धीरे हम चीजों को एडाप्ट करते चलते हैं, तकनीक के साथ जुड़ते चलते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ, धीरे 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 चेंजेस हुए, इनके फॉर्म चेंज किए गए, अलग अलग लोगों ने इसमें कुछ थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजें करना चालू कर दी। तो अब आई थिंक आप थोड़ा समझ रहे होंगे। आप चीजों को अपने से जोड़कर समझने का ज्यादा प्रयास करें। तो मॉडर्न पीरियड था ना, इसमें क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियड में जो लिरिक थी और वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटल हो गई, है ना, थोड़े एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। और स्पेशली जो टी.एस. इलियट थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड और इंटेलेक्चुअल और जो थोड़ी मॉडर्निस्ट लिरिक्स थी ना, वो लिखना इन्होंने चालू कर दी। और जो सेल्विया प्लाथ थे ना, इनने अपने जो पेनफुल कन्फेशनल स्टाइल थी, इनकी जो दर्द भरी कन्फेशनल स्टाइल थी ना, उसको लिरिक को थोड़ा सा बहुत ही डीपली उन्होंने थोड़ा सा पर्सनल बना दिया। और जो हमारे डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, इन्होंने लिरिकल जो ट्रेडिशन था ना को थोड़ा सा आध्यात्मिक और थोड़ा सिंबॉलिक डायमेंशन में इन्होंने चीजों को ले गए। तो यहाँ पे ये चीजें हुई। मॉडर्न जो लिरिकिस्ट थे, इन्होंने इस तरह से चीजों को यूज किया। मतलब जो लिरिक था उसको पूरी तरह से इन्होंने अलग ही अंदाज में पेश किया। आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं फेमस लिरिक पोयम एंड पोएट्स, इनके बारे में हम देख लेते हैं। अभी हमने इनके बारे में थोड़ी बात कर भी ली है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ये याद रखना है। और भी इनकी फेमस है। अब ये इनकी जो थीम थी ना, वो नेचर और मॉर्टेलिटी पे थी। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रिपर, ये लिरिक पोएट्री के फेमस एग्जाम्पल हैं। इनमें मेमोरी, नेचर और ब्यूटी पे लिखी गई है। पर्सी बस्सी सैले जो हैं, इनकी टू अ स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, ये तो याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछे जाने वाली पोयम है। जो लिरिक पोएट्री है, इसमें ओड टू द वेस्ट विंड डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ये थोड़ी इंस्पिरेशनल और थोड़ी आर्ट पर लिखी गई थी। एमिली डिकिंसन की, अब देखिए डिकिंसन है ना, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये इनका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डेथ और इटर्निटी पे लिखी गई है। डब्ल्यू.बी. येट्स की जो आपकी क्या बोलते हैं लिरिक पोएट्री है, जो बहुत फेमस है, व्हेन यू आर ओल्ड, लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री। जो भी आपने 9th-10th को अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ाते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि 9th क्लास में इनकी लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री नाम से एक बहुत ही फेमस पोयम है। और इनकी पहली फेमस पोयम भी ये मानी जाती है, जो लव और सॉलिट्यूड पे लिखी गई है। अब टी.एस. इलियट की बात करें तो टी.एस. इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, इनका बहुत ही फेमस लिरिकल पोएट्री का एग्जाम्पल है। तो इसे आप 1, 2, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, इन्हें लिखेंगे, है ना, इन्हें आप पोएट के साथ लिंक करेंगे, ये किसकी है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। जैसे आप बार बार पढ़ेंगे तो जब भी ये आपसे क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे ना, तो आपको जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आप, तो आपको ये इजीली बनने लगेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल इसमें रह गया है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं, सेल्विया प्लाथ की। तो डैडी और लेडी लेजरस है ना, ये नाम याद रखिएगा। ये बहुत एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। ट्रॉमा और आइडेंटिटी पे ये नॉर्मली लिखी गई हैं। अब अगर हम बात करें इसमें जो लिरिक पोएट्री होती है, इसमें इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस है ना लिरिक में, वो यूज किए जाते हैं। अलिट्रेशन, ये साउंड वाला है आपको, है ना, मतलब साउंड पे होता है ना, कॉन्सोनेंट साउंड पे, रिपीटेशन, है ना, इमेजरी, आप इनसे सबसे फेमिलियर होंगे। मेटाफर, सिमली, इनमें कंपैरिजन किया जाता है। इंजाबमेंट में क्या होता है कि बिना पंक्चुएशन मार्क्स को यूज किए सीधे हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाते हैं पोएट, तो उसमें उसको हम इंजाबमेंट या रन ऑन लाइन भी बोलते हैं। सिंबोलिज्म का यूज लिरिक पोएट्री में किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब नॉन ह्यूमन थिंग्स में जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं वो दिए जाते हैं
तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो ये इसमें पोएटिक डिवाइस कॉमनली यूज की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिरिक वर्सेस अदर फॉर्म्स कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पे एक आपके लिए बनाया है। तो देखिए जो लिरिक होता है ना, इसमें क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है ना ये यूजुअली शॉर्ट होती है, ठीक है, और इसकी जो वॉइस होती है ना फर्स्ट पर्सन में होती है, और इसकी जो टोन होती है ना थोड़ी इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है, और इसमें जो फोकस होता है वो पर्सनल इमोशंस पे होता है। ऐसे करके अगर आप कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। हम बात करते हैं बैलेड की, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा नहीं मतलब बैलेड सच में थोड़ा लॉन्ग होता है। अगर आपने कोई बैलेड पढ़ा होगा तो आपको आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी जो इसका जो फोकस होता है ना थोड़ा नैरेटिव होता है, थोड़ी स्टोरी कहानी होती है इसमें, और ये हमेशा काय में होती है, थर्ड पर्सन में होती है, और ये इसकी जो टोन होती है ना वो ड्रामेटिक होती है और सिंपल होती है। अगर हम ओड की बात करें तो ओड में क्या होता है, जो इसकी जो लेंथ होती है ना वो मीडियम से क्या होती है, लॉन्ग होती है, मतलब मीडियम से लेके लॉन्ग तक होती है। इसमें प्रेज और मेडिटेशन होता है, और ये भी फर्स्ट पर्सन में होती है, और एलिवेटेड और फॉर्मल होती है इसकी जो टोन होती है। एलईजी की बात करें हम तो एलईजी क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है ना ये मीडियम होती है, ये दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है, और ये भी फर्स्ट पर्सन में होती है, और रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सॉम्बर होती है, ठीक है। अब हम आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे, आप रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए ये आपको थोड़ा सा जो की कोड्स हैं ये याद रखना है, नए पैटर्न के आधार पे ये पूछा जाता है नॉर्मली। तो वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिक पोएट्री है उस पर कुछ कहा है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये बहुत फेमस है और इस तरह की चीजें पूछी जाती है, और विकीपीडिया में ये फैक्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और डायरेक्टली कभी कभी विकीपीडिया का जो फैक्ट है वो डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें पीबी सेले ने क्या कहा है, तो हम अगर पीबी सेले की बात करें तो पीबी सेले ने क्या बोला है, अ पोएट इज अ नाइटेंगल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड। तो आपको थोड़ा सा ये याद ऐसे रखना है कि ये जो दोनों हैं पीबी सेले और वर्ड्सवर्थ, थोड़ा हम इसको समझ ही लेते हैं। मतलब यहाँ पे अभी हम सेले का समझ लेते हैं, फिर इसका भी मतलब समझ लेते हैं, तो जो बिगिनर होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो पीबी सेले है ना वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला है, पोएट इज अ नाइट एंगल, मतलब पोएट को उन्होंने क्या बोल दिया, नाइट एंगल। एक बर्ड होता है, पोएट को वो नाइट एंगल बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हु सिट्स इन डार्कनेस, जो कहाँ बैठे हुए हैं, अंधेरे में, है ना, एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड, और वो चीयर कर रहे हैं अपने सॉलिट्यूड में। मतलब जो पोएट को एक बुलबुल है ना, नाइट एंगल है ना की तरह समझो, वो बोल रहे हैं कि पोएट को एक बुलबुल की तरह समझो, नाइट एंगल की तरह, है ना, जो अंधेरों में भी घटा है ना, जो उसको क्या करती है अपनी तन्हाइयों के साथ, मतलब सॉलिट्यूड के साथ। देखिए देख पा रहे हैं आप, अगर इसको अगर हिंदी में समझने का प्रयास करें तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, थोड़ा अंधेरों में का घटाओं के साथ, है ना, घटा है थोड़ी अपनी तन्हाइयों को थोड़ा सा खुश करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि कविता जो पोएट के जो अकेलेपन और जो उनकी थोड़ी सी आत्मिक अभिव्यक्ति होती है ना वो उसकी आवाज है, ये इन्होंने कहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। अगर वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इनका ये कहने का मतलब है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पोएट्री क्या है ना, एक नेचुरल फ्लो है जो थोड़ा सा स्ट्रांग इमोशंस का, मतलब वो बोल रहे हैं कि स्ट्रांग जो इमोशंस होते हैं ना उसका एक नेचुरल फ्लो है जो पोएट्री है वो, है ना। जो पोएट है ना वो क्या करता है, थोड़ा शांति के लिए, मतलब बाद में वो शांति से याद करके और उसको लिखता है। यानी उनका कहने का मतलब है जो पोएट्री है वो दिल के जो जज्बात है ना अंदर के, उसको शांत अवस्था में एक निकला हुआ परिणाम है। मतलब वो एकदम शांत रह के सोचता है और शांत अवस्था में निकला हुआ एक उसका रिजल्ट है, परिणाम है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब कंक्लूजन की बात करें तो देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ओवरऑल कंक्लूजन है हमारे जो लिरिक पोएट्री का, तो जो लिरिक जो पोएट्री है एक शॉर्ट
पोइट्री है ना, शॉर्ट पोयम है, थोड़ी म्यूजिकल है, डीपली इमोशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जो पोएट के जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, है ना, उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, उनके अंदर की जो फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पोइट्री है ना वो क्या है, डीपली एक इमोशनल फॉर्म है काय का, पोएट्री का, जो पोएट के पर्सनल फीलिंग्स, इनर इमोशंस और उसके जो इमेजिनेशन है उसको एक्सप्रेस करती है। अब ये कभी थोड़ी लव पे भी लिखी जाती है, नेचर पे भी लिखी जाती है, डेथ पे भी लिखी जाती है, टाइम, स्पिरिचुअलिटी, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, या जो थोड़ी क्रिएटिविटी के थीम्स पर भी होती है। अब इसकी जो मेन खासियत है ना, वो है म्यूजिकलिटी, मतलब ये म्यूजिकल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो रिदम है, म्यूजिक है ना, जो साउंड के डिवाइसेस हैं जैसे अलिट्रेशन, अजोनेंस, इसमें जो यूज किए जाते हैं ना, कभी कभी इसमें राइम स्कीम भी फॉलो कर ली जाती है। तो हमने एंशियंट ग्रीस यानी साफो से लेकर सेल्विया प्लाथ तक के सारी बेसिक से एडवांस चीजें हमने इसका समझने का प्रयास किया हमारे लिरिक पोएट्री का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। आप एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा लिरिक का एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का जितना मुझसे हो पाया एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, नोट बनाने के बाद उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना भी होता है और उसके बाद वीडियो बनता है। अब हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के हमारे जो एमपी टेट ग्रेड 1 के सिलेबस के जितने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के टाइप्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अगले हिस्से में इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, पांचों जो हमारे पोएटिक फॉर्म है उनकी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जो 2 ही पार्ट कंप्लीट हो पाए हैं, तो अब हम उसे कंप्लीट करेंगे और साथ में हम प्रैक्टिस के भी वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारे डेप्थ लेवल की चीज़ें जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, अन्य जो एस्पिरेंट है उन तक पहुंचाएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और ये जो नोट्स है ये मैं हमारे एमपीटेट ग्रेड 1 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा ऑफिशियल डीएस पाठशाला का, उसमें भेज भी चुका हूं और मैं क्लास के बाद भेज भी दूंगा। तो इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र ना करें, कब नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ना, चीज़ों को अच्छे से समझें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि आपको जब नोटिफिकेशन आए तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट वाली स्थिति उत्पन्न ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।